गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लांस एकेडमी पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग कवर कर रहे थे यूपी स्पेशल पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए हैं यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा, चाहे वो जुडिशरी से संबंधित हो या फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम से संबंधित हो या यूपी पीसीएस के मेंस से संबंधित हो। इसके साथ ही आप देखोगे आरओ की जो प्रीलिम्स में, मेंस में और जितने भी अदर एग्जाम्स होते हैं यूपी पीसीएस के द्वारा, उन सभी के प्रश्नों को यहाँ शामिल किया गया है, जितने भी यूपी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से लगभग 6 से 7 क्लास कंप्लीट कर ली है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कला, संस्कृति, नृत्य, मेले और साथ ही साथ उत्सव, स्थापत्य कला, इन सभी चीजों को कवर किया था कल की क्लास में, जिसमें हम लोगों ने 55 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम उसके आगे से कवर करना शुरू करेंगे दोस्तों। और अगर जिन लोगों ने अभी तक बाकी क्लासेस को नहीं देखा है, वो लोग जरूर प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पर, और वहां पर आप सारे के सारे क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपके आरओ और यूपी पीसीएस में जो प्रश्न आते हैं यहाँ से, वो आपके एक भी गलत नहीं होंगे। क्योंकि अदर्स अलग से आप बुक पढ़ना चाहेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और एग्जाम भी बहुत नजदीक है। तो आप इस सीरीज के माध्यम से अपने पूरे यूपी पीसीएस को रिवीजन कर सकते हैं और आरओ के लिए भी यूपी स्पेशल रिवीजन कर सकते हैं। और अधिक अपडेट के लिए, क्लास की अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और 55 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था गुंदई महाराज के बारे में, और इसके बाद बात करेंगे आगे। तो गुंदई महाराज जी आपके कहाँ से संबंधित थे? तो ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, बनारस घराना से संबंधित है। तो आज हम पढ़ेंगे 56 प्रश्न नंबर से, और यहाँ पर हम गायक देखेंगे और उनकी शैली या विधा कौन सी थी। जैसा कि ये देखेंगे आप, यूपी पीसीएस बीओ 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर आया था खंड शिक्षा अधिकारी का, तो उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर आप राजन साजन मिश्र जी का आपने नाम सुना होगा, तो ये ध्रुपद टप्पा शैली से संबंधित है। ताज बेगम जी की बात करेंगे तो ठुमरी और टप्पा से संबंधित नहीं है, बल्कि ये एक कवित्री है, कृष्ण भक्ति से संबंधित। बड़ी मैना की बात करेंगे तो ये ठुमरी टप्पा से संबंधित है, और अंबाजी चतुर्वेदी की बात करेंगे तो ये ध्रुपद से संबंधित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कवित्री एक कृष्ण भक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आरओ एग्जाम्स का आया हुआ जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो अगर आप देखोगे बिहू, घूमर, गरबा, तो गरबा आपका कहाँ का हो गया? गुजरात का हो गया, और बिहू आसाम का हो गया, तो इसे आप हटा सकते हो। राव नाच, भांगड़ा, राउफ, तो भांगड़े की बात करेंगे तो ये पंजाब का हो गया, भांगड़ा वहां पे होता है। अगर हम लावणी की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में होता है। कथक और कथकली, कथकली आपका साउथ इंडिया का है। लेकिन चरकुला, कर्मा और पांडव, ये तीनों ही नृत्य जो हमारे हैं, ये आपके कहाँ के हैं? ये आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल के हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ और भी नृत्य देख सकते हो जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं। जैसे चरकुला की बात करेंगे तो ये ब्रज क्षेत्र में होता है। ठीक है, ब्रज में आपका जैसे बरसाना हो गया, गोकुल हो गया, मथुरा हो गया, ये सब क्षेत्र आके। कर्मा की बात करेंगे तो मिर्जापुर और सोनभद्र में जो खरवार जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है। रास, रास मतलब रासलीला की बात होती है, तो ये भी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। जोगिनी की बात करेंगे अवध क्षेत्र में होता है। नटवरी की बात करेंगे पूर्वांचल क्षेत्र में। कार्तिक की बात करेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो मैंने बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ प्रमुख बताए थे, जैसे कि आप देखोगे कार्तिक नृत्य हो गया, राई नृत्य हो गया, पाई डंडा हो गया, घोड़ा नृत्य हो गया, ये सब प्रमुख नृत्य हैं जो आपके बुंदेलखंड में है। पांडव की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे उत्तराखंड, जबकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड अलग राज्य होने से यह नृत्य अब उत्तराखंड में भी होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जैसे अगर आप देखोगे अवधि और ब्रज, ये तो आप कह सकते हो, लेकिन दारुण्य नहीं होता है। ध्रुपद, ब्रज, करुणा, करुणा नहीं होता है। लेकिन आप देखोगे बिरहा भी होता है, चैती भी होता है, ढोला भी होता है। तो ये हमारे यहाँ यूपी के प्रमुख लोकगीत हैं। तो जैसे कि बिरहा की बात करेंगे तो पूर्वांचल के क्षेत्रों में होता है। चैती भी आपका पूर्वांचल क्षेत्रों में होता है। ढोला आपका आगरा में होता है। कजरी, झूमर, ये सब पूर्वांचल के हैं। और साथ ही साथ झूला, लंगुरिया, होरी, फाग, ये सभी ब्रज क्षेत्र में होते हैं। और नखटा, संस्कार गीत, ये सभी अवध क्षेत्र में होते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे अन्य भी लोकगीतों के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी रखी। आगे पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है। अब यहाँ पर देखोगे उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में होता है। इसी प्रकार कजरी महोत्सव का आयोजन मिर्जापुर में होता है, और गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में होता है। तो कजरी महोत्सव मिर्जापुर, आयुर्वेद महोत्सव झांसी, और गंगा महोत्सव वाराणसी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है। तो रसिया भी है, ठीक है, सावनी भी है, ठुमरी भी है, लेकिन कालबेलियाई नहीं है। ये राजस्थान की एक जो जनजाति है उसके द्वारा किया था, जो स्पेशली सांप वगैरह पकड़ती है राजस्थान में, उसके लिए कहा जाता है।
तो कालबेलियाई की बात करेंगे, राजस्थान में प्रचलित परंपरागत संगीत नृत्य शैली है ये कालबेलियाई, जो कि सभी उत्तर प्रदेश की बाकी थी। कालबेलियाई नृत्य सपेरों की एक जाति के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य सिर्फ महिलाएं शामिल होती हैं तथा पुरुष केवल वाद्य बजाते हैं। और कालबेलियाई को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये राजस्थान की जो शैली है इसको यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है आपके विश्व धरोहर में। आगे देखते हैं, धुरिया लोक नृत्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका मुख्य रूप से बुंदेलखंड का होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि पाई डंडा नृत्य हो गया, घोड़ा नृत्य हो गया, कार्तिक नृत्य हो गया, राई डंडा हो गया, ये सभी, और उसी में धुरिया को भी आप देख लीजिए, तो ये सभी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड में करीब करीब 7 से 9 जिले आते हैं, जिसमें आपका चित्रकूट हो गया, बांदा, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, ये सभी बुंदेलखंड के क्षेत्र में आते हैं। फिर यहाँ पे मेले होंगे और कुछ स्थान होंगे, जैसे दादरी मेले की बात करेंगे तो दादरी मेला आपका कहाँ लगता है दोस्तों? बलिया में लगता है। नवचंडी नहीं होता है, नौचंदी भी इसे कहते हैं, तो ये मेरठ में लगता है। पचकुइया मेला की बात करेंगे तो ये झांसी में लगता है। और साकुम्बरी मेले की बात करेंगे तो ये सहारनपुर में लगता है, तो साकुम्बरी देवी के नाम पर वहां पे लगता है। आल्हा उदल एक प्रसिद्ध लोकप्रिय संगीत है जो कि कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है। आल्हा एक लंबे समय से चली आ रही लोक कथाओं का नायक है और इसकी कथाओं को आधार बनाकर बुंदेलखंड क्षेत्र में एक विशिष्ट गायन प्रथा को जन्म मिला, जिसे हम आल्हा के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रथा के गीत भी स्थानीय देहाती भाषा में होते हैं। अब यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ पे मिलान करना है। जैसे अगर आप देखोगे, बिरहा की बात करेंगे तो बिरहा सामान्यतः भोजपुरी में होता है। कजरी की बात करेंगे तो कजरी अब यहाँ पे मिर्जापुर का क्षेत्र नहीं दिया हुआ है, तो आप इसे क्या करोगे? अवधि कर लोगे। रसिया की बात करेंगे तो रसिया मैंने आपको बताया ब्रजी कर लोगे। और मल्होर की बात करेंगे तो ये कौरवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौरवी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो उत्तर प्रदेश के जो ब्रज मंडल, तो ब्रज मंडल मतलब ब्रज के क्षेत्र में चरकुला नृत्य सबसे अधिक किया जाता है। नटवरी की बात करेंगे तो पूर्वांचल में होता है। तो देखिए, ब्रज मंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जो लोक नृत्य हैं, जैसे कि चरकुला नृत्य हो गया, घड़ा नृत्य हो गया, मयूर नृत्य, झूला नृत्य, रास नृत्य, ये सभी नृत्य कुछ इस प्रकार के नृत्य हैं जो कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। जैसे मयूर कृष्ण जी को पसंद है, झूला कृष्ण जी को पसंद था, रास करना कृष्ण जी को पसंद था, तो ये सब प्रमुख नृत्य उसी तरीके से हैं। चरकुला नृत्य की बात करेंगे तो यह ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर 108 दीपों का पिंजरा यानी चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। छोलिया की बात करेंगे तो ये राजपूतों में प्रसिद्ध इस नृत्य का प्रस्तुतिकरण तलवार और ढाल लेकर किया जाता है और यह विवाह के शुभ अवसर पे होता है। जोगनी की बात करेंगे तो जोगनी अवध क्षेत्र में पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर किया जाता है और नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों यानी यादवों के द्वारा किया जाता है, तो नटवरी पूर्वांचल का हो जाएगा। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। कौन सी? ख्याल और बाज लखनऊ की, ये आपके नृत्य से संबंधित है। क्लियर है? तो यहां पर आप देखोगे कि सभी वैसे गायन से संबंधित है। हालांकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य को प्रश्रय दिया था और इस नृत्य का प्रमुख केंद्र लखनऊ बन गया था, इसलिए यहाँ पे ख्याल और बाज लखनऊ को शामिल किया गया। फिर आगे देखते हैं, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित है। और लोक नृत्य जो राहुला है इसका संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से। हंसने हंसाने की इस शैली में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य नहीं है? तो भाई उत्तर प्रदेश का कौन सा एक है लोक नृत्य नहीं है? तो डांडिया। डांडिया आप लोग कहाँ खेलते हो? गरबा वगैरह डांडिया कहाँ खेलते हो? गुजरात में। जबकि राई नृत्य मैंने बताया आपको कहाँ पे? बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है। रवाला नृत्य और बढ़ैया नृत्य, तो यहाँ पे डांडिया नृत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। तो आप देखो, धोबिया भी मैंने बताया था बुंदेलखंड के क्षेत्र में, सायरा और राई, राई भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में है, तो ये सभी के सभी हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि धोबिया जो है, धोबिया राग, ये धोबी जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। राई की बात करें तो बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। सायरा की बात करें तो बुंदेलखंड किसान द्वारा फसल काटने के समय किया जाने वाला नृत्य है। तो लगभग ये सभी नृत्य वहीं पर होते हैं। कार्तिक एक लोक नृत्य है, यह भी एक बुंदेलखंड का ही लोक नृत्य है, जिसमें कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला एक नृत्य है एक तरीके का। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? तो भाई देखिए,
कथक आपका संबंध है कि नहीं, ओडिसी उड़ीसा में चला जाएगा, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये दोनों दक्षिण भारत में चले जाएंगे। तो भरतनाट्यम जो है कि मुख्य रूप से तमिलनाडु का होता है, और कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश का होता है। तो आइए, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में भी स्थित है। ओडिसी यानी शास्त्रीय ओडिशा का शास्त्रीय लोक नृत्य है, भरतनाट्यम शास्त्रीय तमिलनाडु का लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय ये सब आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य है। तो भरतनाट्यम कहाँ का हो गया, तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कथकली कहाँ का जो है कि लोक नृत्य है। अब फिर आगे प्रश्न रिपीटेड है कि उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी होगी, तो कथक हो जाएगी। फिर यहीं पे वही चीज है, भरतनाट्यम आपका कहाँ जाएगा, तमिलनाडु में जाएगा, कुचिपुड़ी कहाँ जाएगा, आंध्र प्रदेश में जाएगा, ओडिशा कहाँ जाएगा, तो ओडिशा में जाएगा, ओडिसी। तो ये रिपीटेड हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो कौन सा एक लोकगीत नहीं है, ढोला मारू इसका एक लोकगीत नहीं है। जबकि रसिया आपने ब्रज के क्षेत्र में देखा, कजरी आपने पूर्वांचल में देखा, बिरहा भी आपने पूर्वांचल में देख लिया। ढोला लोकगीत जो है वो लोकप्रिय है, कहाँ का है भाई, अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है ढोला लोकगीत, ढोला मारू नहीं, ध्यान देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी ढोला व रागनी का प्रचलन पश्चिमी क्षेत्र में है, अर्थात सही उत्तर होगा आगरा मेरठ में। और आल्हा मुख्य रूप से बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है और यह वीर रस से संबंधित है। फिर आगे देखते हैं कंपिल मेला। कंपिल मेला या कांपिल्य मेला भी कहते हैं, जो फर्रुखाबाद के क्षेत्र में लगता है। यह मुख्य रूप से जैन क्षेत्र से संबंधित है। तो कांपिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला जैन समुदाय से संबंधित मेला है, जो कि फर्रुखाबाद जिले के कांपिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और कांपिल हिंदू और जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है वो है आपका कौशाम्बी। ठीक है, हालांकि इसको हम बनारस भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से कौशाम्बी को ही उत्तर लेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप किया गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान यहीं पर है, और उत्तर से साकेत को दक्षिण में गोदावरी तट पर स्थित पैठण से मिलाने वाले व्यापारिक मार्ग पर यात्रा करने वालों के लिए कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल था। 7वीं सदी ईस्वी में ह्वेनसांग भी यहाँ आया था, और यहाँ पर 10 से अधिक बौद्ध विहार थे जो अब जीर्णावस्था में है, और पद्म प्रभु का मंदिर भी यहीं पे, जो चंदन बाला की प्रतिमा भी यहीं पर है। तो ऐसे देखा जाए तो सारनाथ भी है, लेकिन यहाँ पे कौशाम्बी आपको सही उत्तर लगाना है। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग संस्कृति और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है, जिसका नाम होता है योग महोत्सव। कौन सा, योग महोत्सव, जो कि सामान्यतः 2 से 7 फरवरी होता है। निम्नलिखित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है, तो बिहू नहीं है, क्योंकि बिहू आपका असम में होता है दोस्तों, जबकि रसिया भी यहाँ होता है, स्वांग भी होता है, कव्वाली भी होता है। इज इट क्लियर। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पे कुंभ मेला नहीं आयोजित किया था, तो उज्जैन में होता है, हरिद्वार में होता है, इलाहाबाद में होता है, चौथा आपका होता है नासिक, लेकिन वाराणसी में नहीं होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि वाराणसी में नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य मतलब शास्त्रीय नृत्य है, तो हम कहेंगे कथक। और यहाँ पे देखिए कथकली आ गया, मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा भी था, तो आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। चलिए तो देख लेते हैं, कथकली आपका कहाँ पे होता है, अगर कमेंट सेक्शन में आपने नहीं बताया तो केरल में होता है। कुचिपुड़ी कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। भरतनाट्यम कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा था किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था सायरा या सैरा। अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना सायरा या सैरा। कर्मा की बात करेंगे तो मिर्जापुर सोनभद्र की जनजातियों द्वारा होता है, चरकुला ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। और यहाँ पे हम सैरा नृत्य की बात कर रहे थे, तो प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है, जो कि फसल कटाई के समय किया जाता है यहाँ पर। और सैरा नामक लोकगीतों के साथ नाचने पर इसका नाम पड़ गया है सैरा नृत्य हो गया है। अब आगे देख लेते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रति वर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेले का आयोजन किया जाता है। तो वो कौन से थे, आपके वारिस अली शाह। ठीक है, प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेले का आयोजन किया था। कार्तिक महीने का मतलब होता है जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, और इस मेले को हम हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी जानते हैं। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो टप्पा शैली का जो विकास किया था वो मुस्तरिक बाई ने किया था, जो कि फैजाबाद से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, फैजाबाद से। और आगे देख लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं।
और इस चैप्टर में दोस्तों जो कला नृत्य संस्कृति जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें लगभग 150 प्रश्न हैं और यहाँ से आपके वही सारे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं जो आपको आरओ एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और साथ ही आपके यूपी पीसीएस में भी देखने को मिलेंगे। तो ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि इसी तरीके की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 पर। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो मैंने बताया आपको आल्हा हो जाएगा, ठीक है। और बिरहा आपका कहाँ का हो जाएगा? पूर्वांचल का हो जाएगा। और अगर मैं रसिया की बात करूं तो ये ब्रज क्षेत्र का हो जाएगा। तो अब हमारा बच्चा लंगुरिया, तो लंगुरिया कहाँ का है? यह भी आपके बुंदेलखंड का ही है, लेकिन यहाँ पे लोकप्रिय लोकगीत पूछा जा रहा था इसलिए आल्हा सही उत्तर होगा, जबकि लंगुरिया भी क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य हो जाएगा। अगला पॉइंट है, एक रंग बिरंगा मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है। तो मेरठ में कौन सा लगता है? नौचंदी मेला लगता है, ठीक है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद में। गंगा मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में। सीकरी मेला कहाँ लगता है? आगरा में, क्योंकि फतेहपुर सीकरी है उससे संबंधित है। और साथ ही साथ प्रयागराज में एक और, यानी इलाहाबाद में एक और मेला लगता है जिसका नाम है माघ मेला। अच्छा, ये सीकरी मेला दोस्तों ये गाजियाबाद ले रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो बारिश के मौसम में जो है कि कजरी गाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में यानी सावन के महीने में महिलाओं द्वारा प्रमुखतः कजरी लोकगीत का प्रचलन है और ये मिर्जापुर क्षेत्र से संबंधित है। बिरहा की बात करेंगे तो शुभ अवसरों पर किसी घटना या कहानी का लोकगीत के रूप में प्रस्तुतिकरण करना। रसिया जो है आपका भगवान श्री कृष्ण की उपासना से संबंधित है, जो ब्रज क्षेत्र से। चैती की बात करेंगे, चैता ये फागुन पूर्णिमा से चैत पूर्णिमा के दौरान गाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोकगीत हैं जैसे चैती, ढोला, आल्हा, बिरहा, रसिया, पूरन भगत और भातृहरि। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और दूसरी कौन सी? उर्दू। तो सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, फिर उर्दू बोली जाती है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं भर्तृहरि। ये तो प्रश्न दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है, हटाइए इसको, हटाइए। इसकी लैंग्वेज ही मुझे लगता है कुछ आधी है क्या। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? तो ये इटावा से संबंधित है। कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां का जो जन्म हुआ था वो 1894 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये भारत के सबसे प्रभावशाली सितार वादकों में से एक है। और प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के ये पिता हैं। नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित हैं और इनकी मृत्यु 1938 में कोलकाता में हो गई थी। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी कहा जाता है? तो अप्पा जी गिरजा देवी को कहा जाता है, जो ठुमरी गायन पद्धति से संबंधित है और बनारस के घराने से संबंधित है। कहाँ से? बनारस घराना से संबंधित है, तो इनको अप्पा जी भी कहा जाता है। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो बनारस का जो कथक घराना है वो ज्यादातर इस पे फोकस करता है। जबकि जयपुर घराना क्या है? राजपूतों की शैली से संबंधित है, तो ये युद्ध शैली और आक्रामकता का प्रदर्शन करता है। लखनऊ घराना नवाबों का शहर था, तो यहाँ पे संस्कृति, रोमांस, लोकाचार, श्रृंगार को दिखाया जाता है। बनारस घराना आपका आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित होता है, क्योंकि बनारस योगियों का शहर कहा जाता है और औघड़ों का शहर कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आध्यात्मिक पहलू पर ज्यादा फोकस किया गया है। माघ मेला किस समय शुरू होता है? ये प्रयागराज में होता है खिचड़ी के समय, अर्थात मकर संक्रांति 14 जनवरी के समय। तो माघ मेला प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष जनवरी में लगता है। इसकी शुरुआत माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन होती है और यहाँ पे हर 6 वर्ष पे अर्धकुंभ भी लगता है और 12 वर्ष पे प्रत्येक महाकुंभ भी लगता है। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो वाराणसी में हो जाएगा। कहाँ पे? वाराणसी में। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बागछू खां के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? बागछू खां के द्वारा। बागछू खां या बख्शू खां भी कह सकते हो, इनके द्वारा लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी। और लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक और गायकी से संबंधित घरानों में जाना जाता है और इसकी स्थापना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी, कथक की। बरसाना होली के साथ खेली जाती है। किसके साथ? तो डंडे के साथ खेली जाती है, जो कि बरसाना की जो लठमार होली होती है डंडे से खेली जाती है और यहाँ की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना यानी मथुरा में हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला जो कि किस समुदाय से संबंधित है? तो जैन समुदाय से। और कहाँ पर यह होता है? फर्रुखाबाद जिले में होता है।
उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या होता है? तो चरकुला ब्रज क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है दोस्तों, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फिर उत्तर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो लोक नृत्य की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका चरकुला। बिहू की बात करेंगे तो असम में संबंधित है। लावा कहाँ से संबंधित है? तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे लक्षद्वीप से संबंधित है, कोल्लम तमिलनाडु से। तो लावा हो गया लक्षद्वीप से, कोल्लम हो गया तमिलनाडु से, बिहू हो गया आपका असम से। और कोल्टम की बात करेंगे तो ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जबकि चरकुला हो गया रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा नृत्य, ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? तो कुंभ मेला त्योहार यहाँ पे हरिद्वार में मनाया जाता है। तो कुंभ मेला आपके प्रयागराज में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, उज्जैन में भी होता है, नासिक में भी होता है। प्रयागराज मुख्य रूप से गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर अवस्थित है, हरिद्वार गंगा नदी पर है, उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है और नासिक गोदावरी नदी पर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है? तो आगरा का किला। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है और उत्तर प्रदेश के 3 स्थल जिसमें ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर की सूची में आते हैं। रामनगर का किला वाराणसी के रामनगर में स्थित है। अकबर का मकबरा अकबर आगरा के सिकंदरा में है और अलीगढ़ का किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है। अच्छा, आगरा के किले की अगर मैं बात करूं तो इसका निर्माण जो कराया गया था वो किसके द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा कराया गया था। लेकिन अगर इस आगरे के किले में मोती मस्जिद को पूछा है कि उसका निर्माण किसने कराया, तो वो शाहजहां ने कराया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किस शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान प्राप्त किया? तो चित्रकारी के रूप में जो है कि जहांगीर सबसे प्रमुख माने जाते हैं मुगल काल के दौरान। तो यहाँ पे चित्रकारी के रूप में कौन हो जाएंगे? जहांगीर हो जाएंगे। तो जहांगीर के समय चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। यह चित्रकला का कुशल पारखी था और चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है इसके समय में। जैसे स्थापत्य कला के लिए आप शाहजहां को कहोगे। जहांगीर ने हेरात और अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी की थी और इसके समय के जो प्रमुख चित्रकार थे जैसे फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर, अबुल हसन। फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का भी चित्र बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो यहाँ पे हमने बताया ताजमहल भी स्थित हो जाएगा और साथ ही साथ आपका फतेहपुर सीकरी का था, क्या था? फतेहपुर सीकरी भी थी और आगरा किला और ताजमहल, ये तीनों ही यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो विश्वविद्यालय है उसकी प्रांगण में ही ये स्थित है और इसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था। यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 1936 में महात्मा गांधी जी द्वारा इसका जो है कि उद्घाटन किया गया था और इसमें संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत का त्रिआयामी भौगोलिक मानचित्र है। आप इसे गूगल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण यानी शामिल किया? तो 2017 में। जबकि अगर मैं 2021 की बात करूंगा तो यहाँ पे जो दुर्गा पूजा थी, कहाँ की? कोलकाता की जो दुर्गा पूजा थी उसे शामिल किया गया था और अभी हाल ही में 2023 की लिस्ट में गरबा को भी शामिल कर लिया गया है। ये सभी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? तो तमिलनाडु से हो जाएगा। ओडिसी कहाँ से होगा? ओडिशा से हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ से होगा? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कुचिपुड़ी कहाँ से होगा। चलिए कमेंट सेक्शन छोड़िए, मैं यहीं पे बता देता हूँ कि ओडिसी आपका ओडिशा से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम। तो ध्यान देना कि केरल से 2 प्रमुख नृत्य होते हैं, एक तो कथकली होता है और एक मोहिनीअट्टम होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम में। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है, आगरा में किया जाता है और ये सुलह कुल की नीति के आधार पर किया जाता है जो कि अकबर ने शुरू की थी। हिंदू मुस्लिमों की यहाँ पर एकता का प्रतीक माना जाता है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पे हुआ था? लोकनाथ इलाहाबाद में इनका हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्म हुआ था। फिर आगे देखें, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था और जो बनारस घराने से संबंधित थे। तो पंडित किशन महाराज जी थे। कौन थे? पंडित किशन महाराज जी, इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो देखिए सिद्धेश्वरी देवी की बात करेंगे हम, क्योंकि बनारस में 1908 में
जन्मी सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी नानी मैनाबाई ने किया था। बचपन और युवा अवस्था से गुजर जाने के बाद इन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के संगीतों का अध्ययन किया और ये उत्तर प्रदेश से समय थी। उन्हें 1966 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बधाई कौन सी विधा है? तो भाई बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का एक लोक संगीत माना जाता है। लठमार होली कहाँ होती है? बरसाना में होती है। कौन सा गीत राधा कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? तो रसिया करता है। कौन सा करेगा? रसिया करेगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या होता है? तो बिरहा होता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला लगता है? ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है, बस ये बार बार आपका प्रश्न आने से क्या हो रहा है, रिवीजन हो जा रहा है। जो कि आगरा में लगता है, पशु मेले के नाम से ये फेमस है, सबसे प्रमुख। यहाँ देखोगे हर वर्ष लगभग 2250 मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में और सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि को दर्शाता है। बटेश्वर मेला आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। आगरा के अन्य प्रमुख मेलों में जैसे सुलाकुल उत्सव हो गया, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं और सबसे कम मेले आपके पीलीभीत में लगते हैं। तो सर्वाधिक मेले कहाँ लगेंगे? मथुरा में, और सबसे कम पीलीभीत में। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये नवंबर दिसंबर के समय में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। रामलीला और रामलीला उत्तर प्रदेश में, ध्यान देना, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में। तो रामलीला की बात करेंगे तो एक तरीके से लोक नाटक हो जाएगा, और रासलीला की बात करेंगे तो लोक नृत्य हो जाएगा। रासलीला स्पेशली जो है कि मथुरा के क्षेत्र में होता है, जबकि रामलीला जो है कि उत्तर प्रदेश की जो फेमस है वो वाराणसी की फेमस है। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो आप देखोगे यहाँ पे कि तेल के दीपक जो है कि लगभग 108 दीपक होते हैं, इनसे एक पिरामिड बनता है और उसी को सर पे रख के नृत्य करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो भाई कठपुतली नाच यहाँ से नहीं है, जबकि रासलीला है, मयूर नृत्य है और चरकुला नृत्य भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कठपुतली नाच नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कठपुतली नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान की सबसे लोकप्रिय प्रदर्शनी में आता है। आगे देखते हैं, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ प्रत्येक वर्ष कब लगते हैं? तो कुंभ मेला आपके 12वें वर्ष पे लगता है और अर्ध कुंभ लगता है आपका 6ठे वर्ष पे, जो कि 4 जगह लगता है। उज्जैन जो कि गोदावरी नदी क्षिप्रा नदी पर है, नासिक गोदावरी नदी पर है, हरिद्वार गंगा नदी पर, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस अवसर पे सोहर लोकगीत का गायन किया था? सोहर एक सांस्कृतिक गीत है जो बच्चों की जो है कि संस्कार से समय गाया जाता है, तो बच्चे के जन्म के समय पर गाया जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? तो उसे हम सोहर कहते हैं। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पाई डंडा किया जाता है। अहिर समुदाय जो यादव समुदाय होता है बुंदेलखंड का, उनके द्वारा यह किया जाता है। अब यहाँ पर देखोगे यह एक प्राचीन नृत्य होता है जिसका संबंध भगवान कृष्ण की जीवन पद्धति से समाहित होता है। और भगवान कृष्ण मुख्य रूप से जन्मे थे क्षत्रिय वंश में, लेकिन उनका पालन पोषण जो है कि जो किया गया था वो यादव वंश में किया गया था, इसलिए भगवान कृष्ण की जीवन पद्धति पर आधारित पाई डंडा किया जाता है। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश की भील जनजाति से संबंधित है। भगोरिया नृत्य होली के दौरान आयोजित किया जाता है। इसमें लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तब तो बढ़िया है भाई भगोरिया नृत्य। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे हम लोग जरदोजी कहते हैं, या गोटा कहते हैं, जरी कहते हैं, चिकनकारी कहते हैं। तो मुख्य रूप से आप देखोगे कि सफेद धागे से अगर जो किया जाता है तो वो चिकनकारी होती है, लखनऊ की फेमस होती है। किसकी है? लखनऊ की फेमस है। तो जो चिकनकारी शब्द का अर्थ होता है कढ़ाई करने से, और यह पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है। इसकी शुरुआत मुगल शासकों नूरजहां के समय की गई थी और यह सफेद धागे का उपयोग करके कपड़ों पर की गई एक तरह की प्रसिद्ध कढ़ाई है। और यहाँ की जो कुर्तियां हैं वो बहुत फेमस होती हैं, कुर्ते वगैरह जो कढ़ाई में होते, चिकनकारी कुर्ते भी उन्हें हम कहते हैं। उत्तर प्रदेश की किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी हो जाएगा। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है? तो लखनऊ में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीने में गाया था, जो विरह के भाव में गाया था, तो उसे हम कजरी कहते हैं, जो कि सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया था? वर्षा ऋतु में। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान का उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है, तो प्राण प्रिया के नाम से इन्होंने की है। ठीक है, प्राण प्रिया। तो आप यहाँ देख सकते हो उस्ताद विलायत हुसैन खान को ख्याल के साथ साथ ध्रुपद धमार शैलियों पर भी अधिकार था और इन्होंने प्राण प्रिया के उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा
उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो भाई रामलीला भी है, अहिर नृत्य भी है, रासलीला भी है, लेकिन गिद्धा नृत्य नहीं है। क्योंकि गिद्धा जो है एक तरीके से कहाँ का नृत्य है, तो इसको आप देखोगे पंजाब का नृत्य माना जाता है, और भांगड़ा भी पंजाब का ही है। यक्षगान जो कि विजयनगर साम्राज्य समय तक कुर्गा, ये कर्नाटक के हो गए। रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी, ये सभी उत्तर प्रदेश के हो गए। रऊफ, रऊफ कई बार पूछा जा रहा है, हिकात, मंजदास, ये जम्मू कश्मीर के। गरबा डांडिया गुजरात के। बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महाराज, खेल गोपाल, ये सब असम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है? तो रवि यानी कि सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, जिनमें सूर्य भगवान को उगते सूर्य के रूप में भी दूध का अर्घ दिया जाता है, गंगा जल का पानी प्रयोग करके साथ में। तो सूर्य देव का मतलब रवि को हो गया। ठीक है। प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो मिर्जापुर में पाए जाते हैं। कहां पर? मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है? तो ये आपके सीतापुर में है, और इसे 88,000 ऋषियों के जो है कि जन्मस्थली मतलब कर्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? तो देखिए, कुचिपुड़ी की तो हुई थी, मैंने बताया था आंध्र प्रदेश, कथकली की बताया था केरल, भरतनाट्यम की बताया था तमिलनाडु, लेकिन कथक की कहां से हुई है? यूपी से। यूपी में कहां से? लखनऊ से हुई है। लिख रहा है, कौन सी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला के रूप में ये डेवलप हुई है? तो जरा हम देख लेते हैं इसके बारे में। ये हो जाएगा आपका सांझी होना चाहिए। सांझी है। सांझी कला मथुरा की स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला, इसकी शुरुआत ब्रज क्षेत्र में हुई थी और श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी आपके उत्तर प्रदेश का मुख्य रूप से लोक नृत्य है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यतः हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी आदि जनपदों में प्रचलित है। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किसकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है? तो बृहस्पति। पृथ्वी बिल्कुल मत लगाना। महाकुंभ मेले की जो स्थिति होती है वो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों के आपस में स्थिति के बारे में बात होती है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है, जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा माना जाता है? तो कथक हो गया। सत्रिया कहाँ पे होता है दोस्तों? तो ये असम में होता है। कथकली कहाँ होता है? तो ये आपके कथकली कहाँ पे आएगा? केरल में आएगा। ठीक है, केरल में आएगा। और मोहिनी अट्टम कहाँ पे आएगा? तमिलनाडु में आएगा। तो देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य है वो 8 प्रमुख शैलियां हैं, केवल 8, जिसमें उत्तर प्रदेश से कथक शामिल हो गया, तमिलनाडु से भरतनाट्यम, केरल से कथकली, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनी अट्टम केरल से, और साथ ही साथ आप देखोगे ओडिसी आपके ओडिशा से, मणिपुरी मणिपुर से, और सत्रिया नृत्य असम से हो जाएगा। तो भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला पूछा जा रहा है, ब्रोकेड ये प्रसिद्ध कलाकृति कहाँ की है? तो ये वाराणसी की है दोस्तों। कहाँ की है ब्रोकेड? वाराणसी की होती है। तो इसमें होता क्या है, तो आइए बताते हैं आपको कि ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। भारत में वाराणसी जो है बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल, दुपट्टे से बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? कि पशुधन यानी कि पशु मेला होता है, और ये मुख्य रूप से आगरा में आयोजित किया जाता है। फयाज खां द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो ये आगरा से संबंधित है, रंगीला घराना। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों तथा गाथा गीत का नित्य नाटक कौन करता है? स्वांग करता है। क्योंकि स्वांग के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों गाथा गीत का नित्य नाटक किया जाता है, और इसका मंचन भी नौटंकी की भांति किया जाता है। स्वांग कलाकार विभिन्न वेशभूषा स्वांग भरकर आपसी संवादों और गीतों द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं। हरदौल कथा की बात करेंगे विशेष रूप से, यह लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। तो हरदौल की बात करेंगे तो ये बुंदेलखंड में स्थित हो जाएगा, बुंदेलखंड में होता है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार का बारिश का मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है, तो बिरहा। बिरहा तो नहीं होना चाहिए, देखते हैं इसका क्या होगा, झूला लेगा जी, क्योंकि बारिश के मौसम में एक बात हो रही है ना, तो झूला हो जाएगा। नृत्य और संगीत एक शैली से संबंधित है, लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो लखनऊ घराने का जो दूसरा नाम है पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना, इस घराने को पूरब घराने के रूप में भी जाना जाता है, और इस घराने से शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज आदि कथक नृत्य से संबंधित हैं। दुम
पुख्त उत्तर प्रदेश में किस एक की लोकप्रिय प्रक्रिया है? किस एक की लोकप्रिय प्रक्रिया है? तो आप देखोगे व्यंजन पकाने की विधि। किस समय थे? व्यंजन पकाने की एक विधि होती है ये जो लखनवी व्यंजन के रूप में जानी जाती है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दस्त खाना के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से? दस्त खाने के नाम से जाना जाता है। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? तो राधा का जन्म स्थान बरसाना से संबंधित होता है। रूमी दरवाजे की बात करेंगे तो रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तुर्किश गेटवे के उपनाम से प्रसिद्ध रूमी दरवाजा लखनऊ के शहर में स्थित है और इसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के तहत नवाब आसफउद्दौला ने 1786 में करवाया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा जगह दरगाह शरीफ स्थित है? किछौछा, भाई ये तो मुझे भी नहीं पता किछौछा कहाँ पे है, देख लेते हैं। सी ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, अंबेडकर नगर में। अच्छा, पढ़ते हैं इसको कि किछौछा शरीफ को प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर साहब की दरगाह के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म ईरान के सिमनाम प्रांत में हुआ था और इनकी मृत्यु भी जो है कि इनकी मृत्यु 1399 में हुई थी और ये राजगद्दी पर बैठे समय अंतराल वगैरह चलिए छोड़िए, इसको बस आपको जानना है कि ये अंबेडकर नगर में है। निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला होता है? तो इलाहाबाद में होता है। प्रत्येक 12 वर्ष पे होता है, प्रत्येक 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ होता है। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया था? तो गढ़ मेला गढ़ मुक्तेश्वर जो कि मेरठ के पास है, हापुड़ मेरठ के पास, तो वहां पर है। गढ़ मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ गंगा जी का मंदिर भी है और जिसके स्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ का मेला लगता है। और उत्तर प्रदेश में एक साल में सबसे अधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में होता है और इलाहाबाद का कुंभ मेला देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो सबसे अधिक जो मेले लगते हैं वो आपके मथुरा में लगते हैं और सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत में। जौनपुर की बात करेंगे तो जौनपुर में के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिदों के अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गया। तो इब्राहिम सर्की, जो इब्राहिम सर्की के द्वारा अटाला मस्जिद बनाई गई थी। जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद जो भारत का प्रमुख पर्यटक और आकर्षक स्थल है। अटाला मस्जिद की वास्तुकला की शैली को सर्की शैली के रूप में भी जाना जाता है और इसका निर्माण इब्राहिम सर्की ने कराया था। और जौनपुर को शिक्षा पद्धति में अग्रतर होने के कारण ही इसको सिराज ए हिंद भी कहा जाता है या भारत का सिराज भी कहा जाता है। और जौनपुर का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा? यवनपुर हो जाएगा। क्या नाम है प्राचीन? यवनपुर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित में से राजसी घाट मिलेंगे, अस्सी घाट मिलेंगे, मणिकर्णिका घाट मिलेंगे, हरिश्चंद्र घाट मिलेंगे? तो ये आपका वाराणसी सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध बांके बिहारी, अच्छा ये कभी नया घाट बनाया गया है दोस्तों, नमो घाट, ठीक है। नमो घाट भी मोदी जी ने लॉन्च किया था, बनारस में इसका उद्घाटन किया और इसका जो पुराना नाम था वो खिड़किया घाट था, ठीक है, खिड़किया घाट। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बांके बिहारी मंदिर आपका वृंदावन में स्थित है। कहां पर? वृंदावन में। फिर यहां देख लेते हैं कि बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में स्थित है। और सारनाथ की बात करेंगे तो बौद्ध तीर्थस्थल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिए थे, जिस प्रथम उपदेश का नाम क्या था? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर है, आगरा ताजमहल, कैलाश मेला, ये सभी फेमस है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा भाई? तो वृंदावन में मिलेगा, जो कि मथुरा के अंतर्गत 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर है यहाँ पर। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि किसका जन्म स्थान या कर्म स्थान माना जाता है? तो भृगु का, महर्षि भृगु का माना जाता है। बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थल दोनों ही माना जाता है। यह प्राचीन काल से कोसल साम्राज्य का एक भाग था, पहले गाजीपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। क्लियर है? आगे देखें, ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? तो भाई ब्रज भाषा निचली दोआब के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि रुहेलखंड में बरेली वाला क्षेत्र आता है। ऊपरी दोआब में आपका जो है कि बुलंदशहर, नरौरा, ये सब क्षेत्र आ जाएगा और बुंदेलखंड का अलग हो जाएगा। तो आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, हिंडौन सिटी निचली दोआब में आते हैं और यहाँ पर लोग ब्रज भाषा बोलते हैं। तो ये तो थे आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है कि जहाँ से प्रश्न हम लोगों ने कवर किए, जिसमें परसों की क्लास में मैंने इतिहास को कवर किया था जहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए, और आज और कल की क्लास में हमने मिलकर नृत्य, शैली, गायन, ये सभी कंप्लीट किया। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज यहाँ पे चल रही है। अगर आप लोग इसे लगातार रोज देख रहे होंगे और दिन में एक बार भी रिवीजन कर रहे होंगे तो आपका बहुत सारा तैयार हो जाएगा यहाँ से। तो अगला चैप्टर है आपका साहित्य और पत्र पत्रिका है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे जुड़ना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, उसका कोई पैसा नहीं लगता है चैनल पे जुड़ने का।
और पहला प्रश्न हम देखेंगे, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है भाई? तो यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया 2017 में, किस्सा राधा कन्हैया। तो नवाब वाजिद अली शाह जी के द्वारा यह लिखी गई थी। तो किस्सा राधा कन्हैया नवाब वाजिद अली शाह जी के द्वारा लिखी गई। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विधा का जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने रहस्य रास, किस्सा और राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनों द्वारा हिंदी रंगमंच को प्रश्रय दिया। और उल्लेखनीय कि वाजिद अली शाह स्वयं इन नाटकों में अभिनय भी करते थे। क्या करते थे? अभिनय भी करते थे। फिर यहाँ पे कुछ लेखकों के नाम है और उनके कुछ उपनाम है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला कहा जाता था, ठीक है, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। रघुपति सहाय जी को फिराक गोरखपुरी को कहा जाता था, जो कि गोरखपुर से संबंधित थे, तो फिराक गोरखपुरी। वैद्यनाथ मिश्र की बात करेंगे तो नागार्जुन के लिए टाइटल था। और अगर हम बात करें कि धनपत राय श्रीवास्तव, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता था, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म स्थल कहाँ है? लमही, वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण की बात करेंगे तो ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है। कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से। और आपको पता है गीता प्रेस, ये भी कहाँ पर है? गोरखपुर में ही स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, यानी कि एक तरफ तो आपको दिया पत्रिकाएं या पुस्तक वगैरह, और दूसरी तरफ आपको उनके राइटर्स के नाम दिए हुए। जैसे मुंशी इस्सा अल्लाह खां, तो इनको माना जाता है उदयभान चरित इन्होंने लिखी है। बाबू देवकी नंदन खत्री, इन्होंने काजर की कोठरी या चंद्रकांता जैसी पुस्तकें लिखी। पंडित प्रताप नारायण मिश्रा, तो इन्होंने हठी हम्मीर लिखा है। और जयशंकर प्रसाद, इन्होंने कंकाल, तितली, इरावती, इस तरीके की पत्रिकाएं या पुस्तकें लिखी हैं। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो भाई विश्वनाथ मंदिर भी आपको वाराणसी मिलेगा, 80 घाट भी आपको वाराणसी मिलेगा, आगरा का किला भी मिलेगा आगरा में, लेकिन विक्टोरियल मेमोरियल नहीं मिलता है, मतलब विक्टोरिया मेमोरियल, क्योंकि ये कलकत्ता में स्थित है। कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है और इसका निर्माण रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल में पूरा होने के अवसर पर किया गया था। जबकि विश्वनाथ मंदिर और 80 घाट ये सभी वाराणसी में है। और आगरा का किला आगरा में स्थित है और इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें आप देखोगे कि अमीर खुसरो जो एटा से संबंधित है, मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित है, जोश मलिहाबादी से संबंधित है, लेकिन जिगर जिगर नहीं है, क्योंकि जिगर मुरादाबादी को कहा जाता है, जो गोरखपुर से संबंधित न होकर मुरादाबाद से होते हैं, और फिराक गोरखपुरी को गोरखपुर से माना जाता है। ठीक है, तो जिगर मुरादाबादी गोरखपुर से न होकर मुरादाबाद से संबंधित होते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फिर ये रिपीटेड प्रश्न है भाई, अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी को प्रयागराज का नहीं माना जाता, क्योंकि ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, जिनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था और ये काकोरी डकैती से संबंधित थे, और इनको जो फांसी दी गई थी दोस्तों, वो गोरखपुर में दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल जी को। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित भी किया था? तो अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, और ये चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के भी शिष्य थे। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह बनी है वो कहाँ पर बनी है? तो दिल्ली में है। गोदान की बात करेंगे तो किसके द्वारा लिखा गया? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। हालांकि इन्होंने और भी प्रमुख उपन्यास लिखे, जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, संग्राम, करबला, प्रेम की देवी, तो और गोदान तो लिखा ही है। इस प्रकार की प्रमुख उपन्यास इन्होंने लिखे मुंशी प्रेमचंद जी ने, और जो वाराणसी के लमही से संबंधित है, यहाँ पर इनका जन्म स्थान हुआ था। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो झांसी है। तो झांसी में इनका जन्म स्थान हुआ था, और इनकी जो मुख्य कृतियां पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार और जय भारत। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा के नाम से भी जाना था, दद्दा। अगला देखें, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो देख लेते हैं इनको। इनको जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को ही। तो धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से ही जाना जाता है, या यूं कहें कि मुंशी प्रेमचंद जी के लिए ये टाइटल दिया जाता है। प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी लेखन में आए थे, और प्रेमचंद नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे, और उनकी सोजे वतन, नमाना प्रेस कानपुर वगैरह, ये सभी उनकी तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी। फिर उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भाई फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय जी फेमस है। ठीक है, और ये गोरखपुर से संबंधित थे, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है गुल ए नगमा।
उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय भी जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बाल बोधनी उस पत्रिका का टाइटल था जो महिलाओं से संबंधित थी। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी, बाल बोधनी, और इसे उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा भी प्राप्त है जो महिलाओं से रिलेटेड थी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो द्वारा कविता छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक मतलब छाप तिलक सब छीनी, ये ब्रज भाषा से संबंधित है। कवित्री महादेवी वर्मा जी का जो जन्म स्थान था वो कहाँ पर हुआ? फर्रुखाबाद में इनका जन्म स्थान है। और इन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे सांध्य गीत, छड़दा के चलचित्र, मेरा परिवार, दीपशिखा, निर्जा, निहार, ये सभी लिखी थी, और इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम जनजातियां। देखिए उस प्रश्न में अगर आप देखोगे, अभी जो हमने साहित्य पत्रिकाएं पढ़ी, तो आपने देखा होगा कि आरओ के एग्जाम्स में या यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में कम ही प्रश्न थे, या यूं कहें कि एक भी प्रश्न नहीं था, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं के रूप में जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं या किसी ज्योग्राफी की पुस्तक पढ़ते हैं तो वो पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की स्पेशल पत्रिकाओं को बहुत ही कम पूछा जाता है, एक आध प्रश्न आता है, तो इसलिए उस पर ज्यादा फोकस करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि समय कम है तो आप उसे मत पढ़िए। जनजातियों की बात करेंगे तो यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। तो भाई उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आने वाली जनजाति का नाम क्या हो जाएगा? थारू जनजाति हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी? थारू जनजाति। तो देखते हैं, थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। ये जनजातियां उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे ये हिंदू धर्म को मानते हैं, और ये भारोपी भाषा परिवार के भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य उपसमूहों की भाषा बोलते हैं। 2003 में 10 और जनजातियों को शामिल किया गया। भील जनजाति के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में पाए थे। मुंडा जनजाति आपकी झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखो, जनजातियों से मैंने पहले ही बताया था, आरओ में देखिए कितनी बार प्रश्न पूछा जाता है, जीआईसी लेक्चरर में पूछा गया। तो कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो वही सहरिया नहीं पाई जाती है, क्योंकि सहरिया जनजाति मुख्य रूप से ललितपुर जिले में पाई जाती है, जबकि चेरो, गोंडो, खरवार ये सारी जनजातियां बनारस में पाई जाती हैं। तो चेरो हो गया, गोंडो हो गया, खरवार हो गया, धूरी, ओझा, नायक, पथारी, और इसी तरीके से एक पहरिया जनजाति होती है। कौन सी जनजाति होती है? पहरिया। तो कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगरिया बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती हैं? ये बीओ के पेपर 2019 में आता, तो इस सोनभद्र से समझ आए, क्योंकि अगरिया यहीं पाई जाती है और पहरिया भी यहीं पाई जाती है। हालांकि मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा तो ये दोनों मिल गई। क्यों ऐसा मैंने पूछा? क्योंकि अगरिया, पहरिया, सहरिया ये देखने में एक जैसी लगती है, लेकिन सहरिया को आप क्या करोगे? ललितपुर में उत्तर रखोगे, और बाकी सभी सोनभद्र में। अगला है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो भोटिया जनजातियों में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड मतलब उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो भाई अनुसूचित जनजातियों की पूछ रहा है, यानी एसटी की पूछ रहा है, तो कौशाम्बी होगा, सीतापुर होगा। तो आइए देखते हैं, इसको सीतापुर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख रहा है, इसके अगर हम व्याख्या को देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं, जैसे सीतापुर हो गया, प्रयागराज हो गया और हरदोई हो गया। जबकि अनुसूचित जाति की प्रतिशतता के आधार पर आप कौशाम्बी सबसे अधिक मिलेंगे, फिर सीतापुर मिलेंगे और फिर हरदोई मिलेंगे। तो जिले की बात करेंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या में सीतापुर है, लेकिन प्रतिशत में कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो तराई क्षेत्रों में जो अनुसूचित जनजाति पाई जाती है उसका नाम हो जाएगा बोक्सा। बुक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में पाए जाते हैं। छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले इन लोगों में राजपूतों के पटवार घराने से संबंधित होते हैं। खासी मेघालय में, भोटिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, गोंड उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर, देवरिया, बलिया क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां मुख्य रूप से रहती हैं? तो आप देखोगे एक तो इसमें मिलेगा आपको बुक्सा और एक मिलेगा थारू, क्योंकि खासी और राजी यहाँ पे नहीं है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आप देख पाएंगे कि बुक्सा जनजाति जो है कि सही है बिजनौर में, जबकि भोटिया की बात करें तो गढ़वाल, बुक्सा की बात करें बिजनौर, थारू की बात करें कुशीनगर और नैनीताल, राजी की बात करेंगे तो उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न,
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित जातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो थारू जनजातियों की संख्या सबसे अधिक होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या थारू जनजाति की है और कुल जनजातियों की संख्या में इसका प्रतिशत लगभग 77.4% है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है और दूसरे स्थान पर बुक्सा जनजाति आती है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो थारू जनजाति आपके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। फिर उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के पर्व में मनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थारू जनजाति दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है और इस दिन अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं जिसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों के 5 जिलों में जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर में रहते हैं मुख्य रूप से, और ये किरात वंश के संबंध में है, ये किरात वंश से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर में निवास करती है? तो माहीगिर जनजाति का निवास स्थल बिजनौर है। यह मुख्य रूप से मछुआरा जनजाति से संबंधित होते हैं। मत्स्य आखेट के अतिरिक्त माहीगिर मजदूरी करने और रिक्शा चलाने जैसे काम भी करते हैं और ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो मुख्य रूप से मछली पालन करते हैं। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन होते हैं? तो खरवार होते हैं बांदा जनपद के। अब बात करेंगे अगर हम कि बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्य रूप से खरवार जनजाति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये जनजाति देवरिया में, बलिया में, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में भी पाई जाती है। कोल जनजाति की बात करें तो करछना प्रयागराज, मेजा तहसील शंकरगढ़, कोरबा की बात करेंगे दुद्दी तहसील सोनभद्र में पाई जाती है। और भील की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, खरिया झारखंड उड़ीसा, और खरवार बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, सोनभद्र। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो जौनसारी हो जाएगी। जौनसारी मुख्य रूप से उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। उत्तर प्रदेश के पुरोला क्षेत्र में भी ये पाई जाती है। यह जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है और इसके अलावा बुक्सा जनजाति भी कुछ हद तक बहुविवाह और विधवा विवाह को प्रचलित करते हैं। फिर अगला है, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में प्रतिबद्ध किया? सूचीबद्ध 2030 में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अधिसूचित अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो तड़वी नहीं है। कौन सी नहीं है? तड़वी। तो अब जरा हम देख लेते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना जरूरी है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 0.6%। फिर यहाँ पे केंद्र सरकार 1967 में 2 जनजातियों को तथा 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया। तो वर्तमान में आप देखोगे जनजातियों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 12 है। तो जैसे थारू की बात करेंगे, ये तराई क्षेत्र मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती मिलती है। बोक्सा की बात करेंगे बिजनौर में मिलती है। गोंड समूह की बात करें तो गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, ये सभी महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़ वगैरह मिलती है। खरवार की बात करेंगे सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी। सहरिया याद रखना दोस्तों ललितपुर में, पंखा पनिका सोनभद्र मिर्जापुर में, चेरो सोनभद्र वाराणसी, भुइया या भुनिया सोनभद्र, पटारी सोनभद्र, अगरिया याद रखना सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, और पहरिया याद रखना सोनभद्र में। तो इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो सहरिया आपसे पूछेगा, अगरिया आपसे पूछेगा, बैगा आपसे पूछेगा, पहरिया आपसे पूछेगा। ये प्रमुख जनजातियां हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में बार बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ प्रमुख चैप्टर आज हमने जो कवर किया। और अगला हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं और संग्रहालय, जिसको हम लोग कवर करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ आप लोग करंट अफेयर्स की जो MCQ सीरीज मैंने शुरू की है कल से, उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा, जिसमें हम लोग लगभग 650 प्लस MCQs करेंगे। तो 3 से 4 लेक्चर वो भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी पूरी करंट अफेयर्स रिवीजन हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।